चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आजकल चुनावों का मौसम है और पूरी दुनिया में अमेरिका के चुनावों की चर्चा हो रही है और भारत में अमेरिका के अलावा बिहार के चुनावों की चर्चा हो रही है। एक बिहार का चुनाव है और एक बाइडेन का चुनाव है। इसलिए आज हम आपको बाइडेन के बारे में भी बताएंगे और आपको बिहार के चुनाव के बारे में भी बताएंगे और इन दोनों चुनावों से हम क्या सीख सकते हैं ये आपको बताएंगे, क्योंकि बाइडेन के चुनाव का पूरी दुनिया की राजनीति पर असर पड़ेगा और बिहार के चुनाव का पूरे देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं, आप सब जानते हैं, और जो बाइडेन को नया राष्ट्रपति अब चुन लिया गया है, लगभग तय मान लिया गया है, वही अगले राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वहां जीतने वाले जो बाइडेन को भी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी सबसे ज्यादा वोट हासिल करके हारने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। यानी इन दोनों ने ही अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड बनाए हैं। 77 वर्ष के जो बाइडेन अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति होंगे, लेकिन वो इस पल का इंतजार आज से नहीं बल्कि 33 वर्षों से कर रहे थे। इसलिए आज आपको यह बताएंगे कि राजनीति में इंतजार करना कितना महत्वपूर्ण होता है और राजनीति में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है 33 वर्ष के बाद कहीं जाकर आपकी किस्मत खुल जाए, जैसे बाइडेन की खुली है। अपनी इस यात्रा के दौरान बाइडेन ने न सिर्फ अपनी पत्नी, 13 महीने की एक छोटी बेटी और अपने जवान पुत्र को खोया, बल्कि उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे। आज हम जो बाइडेन के जीवन का विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में तो परिवारवाद जीतता है, लेकिन अमेरिका में हर बार पारिवारिक व्यक्ति कैसे जीत जाता है। यानी आज हम आपका परिचय बाइडेन से कराएंगे। बाइडेन के जीतने से आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, भारत की राजनीति पर और दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या फर्क है, यह आपको आज बताएंगे। इसके बाद बाइडेन के बाद बिहार के चुनावों की बात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर भी लगभग बाइडेन जैसा ही पुराना है, लेकिन कल बिहार चुनाव के नतीजे आने के साथ यह साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार बाइडेन की तरह विजयी होंगे या फिर उन्हें ट्रंप की तरह हार मिलेगी और वो बाहर हो जाएंगे। बिहार में वोटर्स की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। यानी जितने वोट हासिल करके कोई उम्मीदवार पूरे अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, उतने वोटर्स तो भारत के सिर्फ एक राज्य बिहार में रहते हैं। लेकिन इन वोटर्स ने फैसला क्या सुनाया है, यह कल पता चलेगा। उससे पहले आज हम आपको यह बताएंगे कि अगर एग्जिट पोल्स के अनुमान सही हैं, तो फिर इन नतीजों का बिहार और देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ने वाला है। और आखिर में हम उस प्रदूषण की बात करेंगे जिसने भारत के लोगों के त्योहार मनाने के तौर तरीकों को भी अब हमेशा के लिए बदल दिया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने आज भारत के कई बड़े हिस्सों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली या इसके आसपास के 20 जिलों में रहते हैं, तो इस बार आप दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। यह फैसला प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। आज आपको इस फैसले की गंभीरता और इसके परिणामों के बारे में जानना चाहिए। साथ ही एक ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको यह बताएंगे कि प्रदूषण की समस्या का समाधान आखिर क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से 55 मतगणना केंद्रों पर शुरू होगी। बिहार चुनाव के सबसे तेज नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण आप जी न्यूज पर कल सुबह 6 बजे से देख सकते हैं। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में बिहार में आरजेडी प्लस कांग्रेस की महागठबंधन सरकार का अनुमान लगाया गया है। महा एग्जिट पोल में बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से बीजेपी, जेडीयू और उसके सहयोगी दलों को 89 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को 144 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के आसार बताए गए हैं। महा एग्जिट पोल एलजेपी को सिर्फ 3 और अन्य दलों को 7 सीटें देता दिख रहा है। आरजेडी ने दावा किया कि बीजेपी और जेडीयू 40 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएंगी। आपने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, बर्थडे गिफ्ट। मुख्यमंत्री भैया मुख्यमंत्री का कुर्सी पर बैठा दिया तेजस्वी को। नीतीश कुमार जी के शासन को तो जनता नकार दी है। वहीं बीजेपी ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश फिर सीएम बनेंगे।
और जो सर्वे जो आया है टीवी में, कुछ चुनिंदा लोगों से पूछताछ करके वो जारी किया गया, तो मैं उसे इत्तेफाक नहीं रखता और कल का तो दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। बिहार में चुनाव नतीजों से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज 31 साल के हो गए। तेजस्वी ने घर पर जन्मदिन मनाया, जिसकी तस्वीरें उनकी बहनों ने सोशल मीडिया पर शेयर की। आरजेडी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उन्हें घर बधाई देने पहुंचे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तेजस्वी, हैप्पी बर्थडे टू यू। महा एग्जिट पोल में आरजेडी सरकार बनने के दावों के बाद तेजस्वी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और विपक्षी दलों के कई नेताओं ने बधाई दी। तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को कल ही चुनाव में जीत पर संयम बरतने का निर्देश दिया था। उसका कुछ असर आज भी दिखा। तेजस्वी यादव बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पटाखे जलाने और पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि पटाखों पर आज आधी रात से 30 नवंबर तक बैन रहेगा। जिन शहरों की एयर क्वालिटी खराब है वहां भी 30 नवंबर तक पटाखों पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश हरियाणा के 11 और पंजाब के 4 शहरों पर लागू होगा। जहां हवा की गुणवत्ता बेहतर है वहां पर भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत रहेगी। इन जगहों पर लोग दिवाली, छठ पूजा जैसे मौके पर 2 घंटे के लिए आतिशबाजी कर सकेंगे। यह आतिशबाजी रात 8 बजे से 10 बजे तक की जा सकेगी। वहीं गुरु पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। क्रैकर बैन होने के कारण पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिएक्शन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत सभी राज्यों के प्रदूषण बोर्ड को प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए कहा है। हरियाणा और यूपी ने जो यू टर्न लिया था कि हम लोग बैन नहीं लगाएंगे पटाखों पे, तो उनके भी जो रीजन एनसीआर में आएंगे उन पे भी वही ऑर्डर लागू होगा। एनजीटी नए साल के मौके पर रात 12 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दे सकती है। पटाखों पर बैन लगने के बाद नोएडा समेत कई जगह पर छापेमारी भी की गई। कोरोना वैक्सीन बना रही अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने नए ट्रायल को 90% तक कामयाब बताया है। फाइजर और जर्मन दवा कंपनी बायोएनटेक मिलकर वैक्सीन बना रही हैं। ये वैक्सीन इसी महीने बाजार में आ सकती है। इस बीच भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 85 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। सबसे ज्यादा नए मरीज दिल्ली में मिले हैं। दूसरे नंबर पर मुंबई है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 45,903 नए केस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में 7,745 और मुंबई में 5,585 नए संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में 490 मौत हुई। वहीं 48,405 लोग ठीक हुए। देश में कोरोना से अब तक 1,26,611 मौत हो चुकी है। हालांकि मरीजों के ठीक होने की दर अब भी सबसे ज्यादा भारत में है। रिकवरी रेट 92.58% बना हुआ है। 79 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य के नौजवानों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो जेल जाएं या बंदूक उठाएं। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाने के बाद बीजेपी की मंशा जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरियां छीनने की है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुप्कार गठबंधन को गैंग कहकर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमातों के गठबंधन को गैंग कहने वाले डाकू हैं। हम कोई गैंग वैंग नहीं है, हम सब जमातों का एक गठबंधन है। जो हमें गैंग कहते हैं वो मैं समझता हूँ सबसे बड़े डाकू हैं, इसीलिए वो सबको गैंग की तरफ से देखते हैं। एलएसी विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कल पहली बार एक मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी रहेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। 4 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख भी समिट में शामिल होंगे। गलवान संघर्ष के बाद से एलएसी पर तनाव बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी चीन को फिर स्पष्ट संकेत दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने
3 बार एक मंच पर होंगे। 17 नवंबर को दोनों नेता ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 21 और 22 नवंबर को G20 प्रमुखों की बैठक में भी एक मंच पर होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से आलू प्याज जैसी जरूरी चीजों की कीमतें नियंत्रित करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने 4 पेज की चिट्ठी में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की मांग करते हुए लिखा, आवश्यक वस्तु अधिनियम जमाखोरी को बढ़ावा दे रहा है। जमाखोरी रोकने, आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र हस्तक्षेप करे। आलू प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्य को शक्ति मिले। राज्यों को कीमत नियंत्रण पर कानून लाने की अनुमति मिले। संसद ने 23 सितंबर को आवश्यक खाद्य पदार्थ संशोधन विधेयक पास करके अनाज, दाल और आलू प्याज जैसी वस्तुओं को इसकी सूची से बाहर कर दिया था। विपक्ष का आरोप है कि इस बदलाव के कारण ही महंगाई बढ़ रही है। आजकल चुनावों का मौसम है और भारत में 2 तरह के चुनावों की चर्चा हो रही है। एक है बिहार का चुनाव और दूसरा है जो बाइडेन का चुनाव। यह विश्लेषण देखकर आज आप समझ जाएंगे कि अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और बिहार के चुनावों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। यानी आज हमारा जो विषय है, पहला विषय, वो है बिहार और बाइडेन। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। इनमें से जो बाइडेन को 7.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को करीब 7 करोड़ वोट मिले हैं। आप सोच सकते हैं कि मुकाबला कितना जबरदस्त था। एक को 7.5 करोड़ वोट मिले हैं और दूसरे को 7 करोड़। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने भी आखिर तक पूरा जोर लगाया और यह मामला बिल्कुल एक T20 के मैच जैसा था। वोटर्स की संख्या के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन कल बिहार में कौन रिकॉर्ड बनाएगा, अब सब इसका इंतजार कर रहे हैं। बाइडेन का रिकॉर्ड तो आपने देख लिया, अब देखिए बिहार का रिकॉर्ड। बिहार में वोटर्स की संख्या 7 करोड़ से ज्यादा है। यानी जितने वोट हासिल करके जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उतने वोटर्स भारत के सिर्फ एक राज्य बिहार में रहते हैं। हालांकि अमेरिका में अब भी कुछ जगहों पर वोटों की गिनती जारी है, लेकिन 290 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करके जो बाइडेन अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए हैं और अब वो अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। 77 वर्ष के जो बाइडेन का राजनीतिक करियर 5 दशक से ज्यादा पुराना है, यानी 50 साल से भी पुराना। वो वर्ष 1973 में पहली बार अमेरिका के सांसद बने थे, जबकि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर भी लगभग 1973-74 के आसपास शुरू हुआ था। जो बाइडेन तो लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए, बहुत लंबा इंतजार किया है उन्होंने। लेकिन नीतीश कुमार अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, ये कल साफ होगा। तो नीतीश कुमार की तुलना हम बाइडेन से भी कर सकते हैं और नीतीश कुमार की तुलना हम ट्रंप से भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप पूरा जोर लगाने के बाद भी हार गए। और कल यह पता चलेगा कि नीतीश कुमार अब बाइडेन की राह पर चलेंगे या ट्रंप के रास्ते पर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार हारे या जीते, उनकी जो किस्मत है और यह नतीजा है, उनके साथ साथ बीजेपी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के साथ भी जुड़ा हुआ है। जी न्यूज ने बिहार चुनाव के नतीजे की कवरेज के लिए बहुत खास तैयारी की है और कल सुबह 6 बजे से हम शानदार कवरेज लेकर, विश्लेषण लेकर, नतीजों का विश्लेषण लेकर आप सबके सामने होंगे। सटीक जानकारियां होंगी, सटीक विश्लेषण होगा। लेकिन कुछ देर के लिए हम आपको पटना से पेंसिल्वेनिया लेकर चलना चाहते हैं, जहां 20 नवंबर 1942 को जो बाइडेन का जन्म हुआ था। 20 नवंबर 1942। जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। जो बाइडेन 4 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और उन्हें कई बार मिडिल क्लास जो कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनका जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं, बल्कि एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ, मिडिल क्लास परिवार में। और उन्हें अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए अक्सर काफी संघर्ष करना पड़ा। तो जो बाइडेन बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। जब जो बाइडेन 10 साल के थे तो उनका परिवार डेलावेयर शिफ्ट हो गया था,
जो बाइडेन बचपन में ही बुरी तरह से हकलाया करते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे और इस वजह से स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें अक्सर परेशान करते थे, उन्हें चिढ़ाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पॉलिटिकल साइंस और इतिहास की पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जब वो बहामास में छुट्टियां मना रहे थे, तब उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी से हुई, जिनका नाम है नीलिया हंटर। जो बाइडेन 25 साल की उम्र में राजनीति में आए और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने सेनेट का चुनाव लड़ा, यानी 4 साल के अंदर ही। लेकिन इसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और 18 दिसंबर 1972 को एक कार एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी पत्नी और 13 महीने की बेटी को खो दिया। उनके बेटे बो और हंटर भी इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुए थे। लेकिन इसके बावजूद जो बाइडेन ने सेनेट का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए। 5 जनवरी 1973 को उन्होंने अस्पताल के बेड से ही डेलावेयर के सांसद के तौर पर शपथ ली। तब उनके दोनों बेटे भी उनके साथ अस्पताल में ही भर्ती थे। आज कुछ लोग जो बाइडेन की यह कहकर आलोचना कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के पद के हिसाब से उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन जब वो पहली बार सांसद बने थे तब वो इतनी कम उम्र में यह मुकाम हासिल करने वाले बहुत गिने चुने नेताओं में से एक थे। कार दुर्घटना में अपनी पत्नी की मौत के बाद वो अपने बेटों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी ना जाने का फैसला किया। वो हर रोज ट्रेन के जरिए डेलावेयर के विल्मिंगटन से वॉशिंगटन तक का 179 किलोमीटर लंबा सफर तय किया करते थे और वो 30 साल तक इसी रूट पर हर रोज ऐसे ही ट्रेन से वॉशिंगटन डीसी जाते रहे। यानी हर रोज 30 साल तक 179 किलोमीटर का सफर ट्रेन से तय करते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट नहीं होना चाहते थे, अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि इस रूट पर काम करने वाले रेल कर्मचारी उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए और जो बाइडेन अक्सर इन लोगों के लिए वहां पार्टी आयोजित किया करते थे। कई बार तो ट्रेन में ही ये पार्टी आयोजित किया करते थे और इसी वजह से विल्मिंगटन के रेलवे स्टेशन का नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। इस स्टेशन को जो बाइडेन स्टेशन ही कहा जाता है। ये जो आपकी स्क्रीन पर एक बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वही स्टेशन है जोसेफ आर बाइडेन जूनियर रेल रोड स्टेशन है और ये एमट्रैक, वहां पर एक ट्रेन है जिसे एमट्रैक ट्रेन कहा जाता है और एमट्रैक में उन्होंने 30 साल तक ऐसे ही सफर किया है। जो बाइडेन पिछले 33 वर्षों से अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर रहे हैं। 33 साल से, सोचिए कितना लंबा इंतजार उन्होंने किया है। इस बार वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने थे। इससे पहले 1987 में वो राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल हुए थे, लेकिन किसी दूसरे नेता का भाषण कॉपी करने का आरोप लगने के बाद उन्हें हटना पड़ा था। तब आरोप लगा था कि उन्होंने किसी दूसरे नेता का भाषण की नकल कर ली और उसके भाषण को अपना भाषण कहकर उन्होंने कह दिया, बोल दिया, जिस पर बहुत हंगामा मचा और इन्हें रेस से बाहर होना पड़ा। यह गंभीर आरोप है। 2007 में भी वो एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हुए। हालांकि इस बार भी उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, लेकिन इस बार वो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उपराष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचने में सफल हो गए। यानी राष्ट्रपति तो नहीं बन पाए, लेकिन उपराष्ट्रपति बन गए। तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता होगा उन्हें बता दें, बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे तब उनके साथ जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वो अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति बने थे और ओबामा नई पीढ़ी और बदलाव का प्रतीक थे, लेकिन बाइडेन ने नई और पुरानी पीढ़ी के बीच संतुलन साधने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास उम्र और अनुभव दोनों थे। हालांकि बाइडेन का 47 वर्ष पुराना राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है, विवादों से मुक्त नहीं रहा है। वर्ष 1978 में उन्होंने एक विवादित कानून का समर्थन किया था और वर्ष 2002 में उन्होंने इराक युद्ध के समर्थन में अपना वोट डाला था। हालांकि इस साल उन्होंने इसे अपनी गलती माना है। उन्हें क्रीपी जो कहकर भी बुलाया जाता है। क्रीपी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो गलत व्यवहार करता है और अक्सर उनका नाम क्रीपी जो कहकर उन्हें बुलाया जाता है, ये उनका नाम पड़ गया था। बाइडेन पर कई महिलाओं के साथ
अपमानजनक व्यवहार करने के आरोप लग चुके हैं। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह की छवि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की थी, क्योंकि उन पर भी बहुत सारी महिलाओं ने ऐसे केसेस किए थे और उनका जो पास्ट रहा है वो भी इसी तरह का विवादित पास्ट रहा है। पूर्व में उन्होंने बहुत सारी महिलाओं के साथ उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया। और अगर आपको लगता है कि अमेरिका के वोटर्स ने इस बार एक बहुत ही साफ सुथरे व्यक्ति को चुन लिया है जिस पर एक भी आरोप नहीं लगा, तो आप गलत हैं। जो बाइडेन पर भी ये आरोप लग चुके हैं और उन्हें भी क्रीपी जो कहकर बुलाया जाता है। इसलिए बड़ी बात जो आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि कई बार लोकतंत्र में एक नेता हटता है, हारता है और दूसरा नेता उसकी जगह ले लेता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता बहुत बार कि नया नेता जो चुनाव जीत कर आ रहा है वो पहले वाले से बेहतर ही होगा। यही लोकतंत्र की आप कह लीजिए मजबूती भी है और यही लोकतांत्रिक तरीकों की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। वर्ष 1978 में जो बाइडेन पर रंगभेदी होने के भी आरोप लगे थे और 1994 में उन्होंने अपराध रोकने के लिए एक ऐसा कानून बनाने में मदद की जिसके बारे में कहा जाता था कि इसके जरिए अश्वेतों को निशाना बनाया जाएगा। वर्ष 2015 में बाइडेन के बड़े बेटे की ब्रेन कैंसर से मौत हो गई थी और वो बाइडेन अमेरिकी राजनीति के बहुत उभरते हुए सितारे थे और माना जाता था कि शायद वो एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते थे अगर उनकी मृत्यु ना हुई होती। उनके जीवन में जो भी हादसे हुए उनका जिक्र इस बार जो बाइडेन ने कई बार अपनी चुनावी रैलियों में किया है और ऐसा करके उन्होंने पिछले कई वर्षों में अपनी छवि एक अच्छे दिल वाले और परिवार को महत्व देने वाले एक मध्यम वर्गीय नेता के तौर पर बनाई। वो बार बार अपने भाषणों में इस दौरान उन्होंने इस तरह की मार्केटिंग अपनी की ताकि अमेरिका के लोगों को यह विश्वास हो जाए कि वो बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान हैं। और अमेरिका में एक बात बहुत खास है, अमेरिका के वोटर्स हमेशा ऐसे नेताओं का सम्मान करते हैं जो पारिवारिक होते हैं, जो अपने परिवार को बहुत तवज्जो देते हैं और जिनका विवादों से कोई ज्यादा दूर दूर तक लेना देना ना हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसके बहुत बड़े अपवाद हैं क्योंकि वो बहुत विवादित एक पर्सनैलिटी रहे और वो जीते भी। लेकिन इस बार जो बाइडेन ने बड़ी कोशिश की कि वो अपने आप को एक फैमिली मैन के तौर पर अमेरिका के वोटर्स के सामने पेश करें और इसमें काफी हद तक वो सफल भी हो गए क्योंकि वो चुनाव जीत गए और अमेरिका के वोटर्स ने भी ये दिखा दिया दुनिया को कि उनकी याददाश्त भी भारत के वोटर्स की तरह बहुत ही कमजोर है। वो बहुत जल्दी सारी बातों को, सारे मुद्दों को भूल जाते हैं। अमेरिका में इस महामारी के दौर में कई परिवार बिखर गए और बहुत सारे लोगों का दर्द वैसा ही है जैसा जो बाइडेन ने झेला है और शायद इसीलिए अमेरिका की जनता ने इस बार मिडिल क्लास जो को अपना नया राष्ट्रपति चुन लिया, क्योंकि जो बार बार उन्हें ये कहते रहे कि मैं आपके दर्द को समझता हूं। क्योंकि इस कोरोना काल में बहुत सारे परिवार जो हैं वो टूट गए, बहुत सारे परिवारों ने अपने सदस्यों को खो दिया और जो बाइडेन उन्हें ये कहते रहे कि मैं भी आप ही की तरह हूं क्योंकि मैंने भी अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है और मैं भी आप ही की तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। सो ये जो एक दर्द था, परिवार को खो देने का दर्द, ये एक बहुत बड़ा कनेक्ट बना अमेरिका के वोटर्स और जो बाइडेन के बीच। बाइडेन और ट्रंप को लेकर अब अमेरिका के लोग दो गुटों में बट गए हैं और ये दोनों गुट एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक बाइडेन को वोट देने वाले 76% लोग नस्लीय भेदभाव के मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन ट्रंप के सिर्फ 24% समर्थक इसे जरूरी मानते हैं। हिंसक अपराध के मुद्दे को ट्रंप के 74% वोटर्स जरूरी मानते हैं, जबकि बाइडेन के सिर्फ 46% वोटर्स इससे सहमत हैं। बाइडेन के 74% वोटर्स ये मानते हैं कि अमेरिका में अश्वेत लोगों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, हालांकि ट्रंप के सिर्फ 9% वोटर्स इसे सही मानते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का भेदभाव बहुत ज्यादा है। बाइडेन के 59% वोटर्स के मुताबिक अमेरिका में श्वेत लोगों ने वहां के समाज में अपनी श्रेष्ठता का पूरा फायदा उठाया, हालांकि ट्रंप के सिर्फ 5% वोटर्स इसके साथ हैं। आपको याद होगा ब्लैक लाइव्स मैटर अभी चला था, बहुत बड़ा वहां पर आंदोलन चला था जो कि श्वेत और अश्वेतों के बीच वहां जो बहुत बड़ी खाई है उसको उसने एक बार फिर से उजागर किया दुनिया के सामने। अमेरिका का पूरा नाम
द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। हालांकि वहां की जनता के इन विचारों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि भौगोलिक तौर पर भले ही वो एक हों, लेकिन विचारों में वो पूरी तरह से बंट चुके हैं और बहुत सारे लोग अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहकर भी बुलाने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका नहीं है, वो डिवाइडेड स्टेट्स का अमेरिका है। वहां सब राज्य अलग अलग विचारधारा के हैं और अलग अलग दिशाओं में वो सोचते हैं। बाइडेन को अमेरिका के शहरों में पूरा समर्थन मिला, यानी जो शहरी वोटर हैं उन्होंने बाइडेन को चुना। यहां आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, शहरी और ग्रामीण वोटर्स के बीच में जो बहुत बड़ा अंतर है अमेरिका की सोसाइटी में, वो ये है। बाइडेन को मिले कुल वोटों में 63% वोटर्स शहरी वोटर थे। सोचिए 63% जो वोट मिले हैं बाइडेन को वो शहरों से मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप को शहरों में सिर्फ 36% वोट मिले हैं, यानी शहर के लोगों ने ट्रंप की बजाय बाइडेन को चुना। हालांकि अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में ट्रंप बहुत आगे थे बाइडेन से। ग्रामीण इलाकों में ट्रंप 71% वोट लेकर बाइडेन से काफी आगे रहे और ग्रामीण इलाकों में बाइडेन का वोट प्रतिशत 28% से भी कम था। यानी ग्रामीण इलाके जो हैं अमेरिका के, ग्रामीण अमेरिका उसने ट्रंप को चुना और शहरी अमेरिका ने बाइडेन को चुना। यहां से भी आपको यह पता चलेगा कि अमेरिका यूनाइटेड नहीं है, अमेरिका डिवाइडेड है, यानी विभाजित है। ट्रंप को कुल मिलाकर 7 करोड़ वोट मिले हैं और ये वो 7 करोड़ लोग हैं जो ट्रंप के फैसलों और उनकी नीतियों का पूरा भरोसा करते हैं। यानी ट्रंप जो है ऐसा नहीं है कि वो उखड़ गए, ट्रंप ने बहुत अच्छी फाइट दी और आखिर तक ट्रंप बहुत मजबूत रहे, इसीलिए 7 करोड़ वोट उन्हें मिले और इनकी वजह से ही ट्रंप को पिछले 4 वर्षों से लगातार 40% अप्रूवल रेटिंग मिल रही थी। यानी अमेरिका के 40% लोग ऐसे हैं जो हर कीमत पर ट्रंप को ही जिताना चाहते थे। आप इन्हें ट्रंप का लॉयल वोट बैंक भी कह सकते हैं। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, इसलिए हम आज आपको यह कह रहे हैं कि लोकतंत्र सुनने में तो बड़ा शानदार शब्द लगता है, बड़ा फैंसी शब्द है लोकतंत्र, लेकिन इसकी भी अपनी कमियां हैं। आपने अक्सर लोकतांत्रिक देशों में यह पढ़ा होगा, सुना होगा कि लोग लोकतांत्रिक तरीकों से जीत कर आए हैं और होना भी यही चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र की कुछ कमजोरियां भी होती हैं और जरूरी नहीं कि जब एक नेता सत्ता से बाहर जाए तो उसकी जगह चुनकर उससे अच्छा नेता ही आए। जो बाइडेन की सबसे बड़ी बात सिर्फ इतनी ही थी, उनके जो पक्ष में जो सबसे बड़ी बात गई है वो ये थी कि वो ट्रंप नहीं थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो बाइडेन में कुछ खास नहीं था, कुछ नया नहीं था, सिर्फ जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्हें ट्रंप से अलग बनाता था वो ये था कि वो ट्रंप नहीं थे। और एक बहुत बड़ा वर्ग अमेरिका में ऐसा था जो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहता था जो ट्रंप के अलावा कोई भी हो। उनके लिए बदलाव बहुत जरूरी था। वो ये कहते थे कि ट्रंप के सामने कोई भी खड़ा हो जाए हम उसे वोट देंगे, जो व्यक्ति ट्रंप नहीं है हमारा वोट उसकी तरफ जाएगा। और आप देखिए कि ट्रंप को इस बार जो 7 करोड़ वोट मिले हैं ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में सत्ता से बाहर जाने वाले राष्ट्रपतियों में से सबसे ज्यादा वोट ट्रंप ने हासिल किए हैं अमेरिका के इतिहास में। इससे पहले किसी भी हारने वाले राष्ट्रपति को 7 करोड़ वोट कभी नहीं मिले। ट्रंप ने पिछले 2 दिनों में अपनी हार स्वीकार नहीं की है, मानने को तैयार नहीं है और लोग मजाक में कह रहे हैं कि ट्रंप हैं कि मानते नहीं। इन 2 दिनों में वो गोल्फ खेलने में व्यस्त हैं और उनका ऑफिशियल कैलेंडर बिल्कुल खाली है, यानी उनकी किसी के साथ कोई ना तो मीटिंग तय है ना ही उनकी कोई अपॉइंटमेंट है। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अब एक नया कैंपेन शुरू कर सकते हैं, यानी अमेरिका में चुनाव खत्म होने के बाद भी ट्रंप अब वहां पर लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें यह बताएंगे कि चुनावों में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है और ये चुनाव रिग्ड है और वो इसके लिए कानूनी रास्ता भी अपनाएंगे। तो अब आप ये जानिए कि ट्रंप के पास अब क्या उपाय बचे हुए हैं, ट्रंप अब क्या कर सकते हैं, क्या उनके हाथ में कुछ है? तो ट्रंप चाहें तो वो अपनी हार मानकर इसकी घोषणा कर दें, ये उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है और लोकतंत्र तो यही कहता है कि लोगों ने जब एक बार अपना फैसला सुना दिया तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसके साथ उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसे स्वीकार करें। ट्रंप चाहें तो वहां की सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को चुनौती दे सकते हैं।
मुकदमा दायर करके ट्रंप चाहें तो वोटों की गिनती दोबारा करवा सकते हैं, यानी मांग तो कर ही सकते हैं कि वोटों की गिनती दोबारा हो, या फिर वो जजेस को यह बता सकते हैं कि कुछ जगहों पर अवैध तरीके से वोट डाले गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कन्विंस हो जाएगा कि जो आरोप डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं वो सही हैं, उन आरोपों में कोई मेरिट है या नहीं है? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आरोप लगा देना तो बहुत आसान सी बात है। अमेरिका का चुनाव सिर्फ वहां के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि इस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, क्योंकि जब अमेरिका के नतीजे आते हैं तो लोग ये मानकर चलते हैं कि अब पूरी दुनिया में रीअलाइनमेंट होगा, अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव लाएगा, क्योंकि नया नेता आएगा, नया राष्ट्रपति आएगा। इजराइल के साथ कैसे संबंध होंगे, चीन के साथ कैसे संबंध होंगे, भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ क्या संबंध होंगे, रशिया के साथ कैसे संबंध होंगे, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है और उसकी विचारधारा क्या है, आतंकवाद पर उनकी विचारधारा क्या होगी। और जो हम भारतीय हैं, हम तो सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारतीयों को जो वहां नए मौके मिलते हैं, अवसर मिलते हैं अमेरिका में, उसको लेकर H-1B वीजाज को लेकर किसी भी अमेरिकी सरकार की नई नीति क्या हो सकती है और भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो कैसे होंगे। लंबे समय तक अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है, उसे दुनिया का नेता माना जाता रहा है, और शायद ही कोई ऐसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद या मुद्दा हो जिसमें अमेरिका ने दखल न दिया हो। इसलिए अब सब ये जानना चाहते हैं कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन कुछ समय पहले जो बाइडेन ने एक मशहूर पत्रिका में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था वाई अमेरिका मस्ट लीड अगेन, यानी क्यों अमेरिका को फिर से दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। 2008 में जब बराक ओबामा पहली बार राष्ट्रपति बने, उससे पहले अमेरिका पर पूरी दुनिया में दखल अंदाजी करने का आरोप लग रहा था कि वो हर जगह, हर देश में जाकर दखल अंदाजी करता है। उनसे पहले के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर पर इराक और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ युद्ध शुरू करने और इस्लामिक दुनिया में जबरदस्ती दखल देने के आरोप लगे थे। इसलिए जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो अमेरिका ने इस दखलंदाजी को सीधे तौर पर कुछ कम तो किया, लेकिन पर्दे के पीछे से नियंत्रण राष्ट्रपति ओबामा और उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथों में ही था, यानी रिमोट कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में ही रखा। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये कहते रहे कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसके बाद आए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया। उनको ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उनके बारे में क्या राय रखता है, कौन उनके बारे में क्या लिख रहा है, और अमेरिका को फिर से महान बनाने के लालच में अपने देश को मोटे तौर पर उन्होंने दुनिया से अलग थलग कर लिया। और इसके लिए वो ये कहते थे कि वो एक नया रास्ता अपनाना चाहते हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां तोड़ दी, कई ट्रीटीज तोड़ दी, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए अमेरिका के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। हालांकि अमेरिका के बहुत सारे जो लोकल लोग थे उन्हें इस बात की बड़ी खुशी भी थी कि अब उनकी नौकरियां बाहर से आने वाले प्रवासी नहीं छीन पाएंगे। लेकिन जो बाइडेन चाहते हैं कि अमेरिका एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व करे। इसके लिए बाइडेन को भारत जैसे देशों को साथ लेकर चलना होगा, और हो सकता है कि उनकी सरकार पहला काम यही करे कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा प्रमुखता से उठाएं। बाइडेन वर्ष 2008 में उपराष्ट्रपति बनने से पहले भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्षधर रहे हैं और अमेरिका की विदेश मामलों की कमेटी का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने भारत के साथ संबंधों को लेकर एक विशेष रणनीति भी बनाई थी। वर्ष 2006 में उन्होंने यहां तक कहा था कि उनका सपना है कि वर्ष 2020 तक भारत और अमेरिका सबसे गहरे मित्र बन जाएं। ये बातें उन्होंने तब कही थी जब वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी नहीं बने थे। फिर उसके बाद वर्ष 2008 में अमेरिका और भारत के बीच जो न्यूक्लियर डील हुई उसका रास्ता साफ करने में जो बाइडेन की बड़ी भूमिका थी। इसके लिए न सिर्फ उन्होंने बराक ओबामा को तैयार किया था जो उस समय सांसद थे, बल्कि उन्होंने इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों को भी इसके लिए तैयार किया था, उन्हें मनाया था। बाइडेन और ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका ने पहली बार भारत को अपना बड़ा डिफेंस पार्टनर माना, यानी रक्षा मामलों में अपना पार्टनर माना, और इसी वजह से भारत को रक्षा के क्षेत्र में नई और एडवांस टेक्नोलॉजीज मिलने की राह आसान हुई। यह पहली बार था जब अमेरिका ने नेटो के बाहर
किसी गैर नेटो देश को यह दर्जा दिया था। इसके बाद 2016 में जब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने थे, तब भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद अमेरिका और भारत एक दूसरे के रणनीतिक सहयोगी बन गए थे। इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका को एक सप्लाई, सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स के लिए एक दूसरे के मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई थी। आतंकवाद को लेकर भी बाइडेन का रवैया काफी सख्त माना जाता है और यह भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन चीन के मुद्दे पर बाइडेन ट्रंप की तरह मुखर होंगे या फिर वो चीन के साथ संभल कर चलेंगे, यह देखने के लिए हमें अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ सीमा विवाद में खुलकर भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन बाइडेन भी इतने ही पुरजोर तरीके से चीन को लेकर भारत का समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे, यह अभी किसी को नहीं पता। इमिग्रेशन और H-1B वीजा के मुद्दे पर भी बाइडेन नर्म रुख अपना सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बजाय नर्म हो सकते हैं। ट्रंप के शासन के दौरान भारत के लोगों के लिए अमेरिका का वीजा हासिल करना और वहां की नागरिकता लेना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन बाइडेन इस प्रक्रिया को फिर से आसान बना सकते हैं। जो बाइडेन एक ऐसे नेता हैं जो अपने परिवार को प्यार करते हैं और इसी वजह से वो अमेरिका के लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि वोट डालने से पहले अमेरिका की भलाई के बारे में सोचना कितना जरूरी है। लेकिन इस समय भारत में कई राजनीतिक परिवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। कल बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे और आज रात बिहार के नेताओं को शायद नींद नहीं आएगी। जो बाइडेन ने तो 33 साल तक धैर्य रखा और वो आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बन ही गए, लेकिन भारत में राजनेता अक्सर अपना धैर्य बहुत जल्दी खोने लगते हैं और यही वजह है कि अंतिम नतीजे आने से पहले सभी अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी अभी भी कर रहे हैं। हालांकि ये सब जगह होता है, अमेरिका में भी यही होता है, भारत में भी यही होता है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार बिहार में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को नुकसान हो सकता है और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव राजनीति के नए सितारे बनकर उभर सकते हैं। ये एग्जिट पोल्स अगर सही साबित हुए या गलत साबित हुए, ये तो हम आज की रात नहीं कह सकते, लेकिन इनसे जो अहम बातें निकल कर आती हैं उनका विश्लेषण आज हम जरूर आपको करना चाहेंगे। वैसे तो कल सुबह 6 बजे से हमारा विश्लेषण और नतीजे आने 8 बजे से शुरू हो जाएंगे, लेकिन आज बिहार के चुनावों की पूर्व संध्या पर, नतीजों की पूर्व संध्या पर, इलेक्शन रिजल्ट की पूर्व संध्या पर यह सोचना जरूरी है कि बिहार के चुनावों का पूरे भारत की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक राज्य के चुनाव नहीं है। पहली बात यह है कि क्या बिहार के लोगों के लिए करप्शन अब कोई मुद्दा नहीं रहा, यानी भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार को हमारा देश अब अपने जीवन का हिस्सा मान चुका है और भ्रष्ट नेताओं से अब हमें कोई परेशानी नहीं है? क्योंकि अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो समझ लीजिए आरजेडी अगर जीतती है, आरजेडी है लालू प्रसाद यादव की पार्टी और यह पार्टी अपने भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी। लालू यादव अभी भी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में है। अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि भ्रष्टाचार अब हमारे देश में कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। वर्ष 2019 के करप्शन इंडेक्स के मुताबिक भ्रष्टाचार के मामले में बिहार पूरे देश में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहार के 75% लोगों ने यह माना था कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई रिश्वत जरूर दी है और इसी सर्वे के मुताबिक 15 साल पहले बिहार भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर था, यानी जब आरजेडी का शासन था। यानी सरकारें आई और गईं, लेकिन बिहार के लोगों को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्ति कभी नहीं मिली। हालांकि यह बात सही है कि बिहार में पिछले लंबे समय से कोई ऐसा बड़ा घोटाला नहीं हुआ है जिसे लेकर सरकार विवादों में आई हो। यह बात भी बिल्कुल सही है। बिहार में पहले बहुत किडनैपिंग्स हुआ करती थी, कोई काम बिना रिश्वत के होता नहीं था, उसमें जरूर कमी आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि आम आदमी के जीवन में भ्रष्टाचार आज भी वैसा ही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर एग्जिट पोल सही हैं और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो यह माना जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से परिवारवाद की वापसी होगी। लालू यादव और उनके परिवार ने वर्ष 1990 से 2005 तक बिहार पर शासन किया था। अब एक बार फिर लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अब इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। आपको याद होगा विपक्षी पार्टियों ने सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाया था कि एक परिवार मिलकर बिहार पर शासन कर रहा है। कभी लालू यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती हैं, कभी
उनके बेटे जो हैं वो सरकार चलाने लगते हैं और पूरी सत्ता की जो चाबी है वो सिर्फ एक परिवार के पास है। और एक समय था जब हमारे देश में परिवारवाद के खिलाफ एक लहर चली थी और वोटर्स ये बताने लगे थे कि उन्हें परिवारवाद से समस्या है, वो नए लोगों को लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आरजेडी जीती, इसका मतलब ये है कि बिहार के लोगों ने अब भी लालू यादव के परिवार पर अपना पूरा भरोसा खोया नहीं है। अभी भी बिहार के लोग लालू यादव के परिवार पर विश्वास कर रहे हैं और उनके परिवारवाद से लालू यादव बिहार के लोगों को कोई समस्या नहीं है। तीसरी बात है कि बीजेपी ने बिहार के विधानसभा चुनावों में चीन का मुद्दा उठाया, लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। लेकिन अगर एग्जिट पोल सही निकले तो आप ये मान सकते हैं कि बिहार के लोगों ने चीन के मुद्दे को भी नकार दिया। बीजेपी ने तो यहां तक कहा था कि गलवान में बिहार रेजिमेंट लड़ी थी, यानी बिहार रेजिमेंट ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया था। लेकिन अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हैं और आरजेडी वहां उभर कर आ रही है, बीजेपी और जेडीयू से आगे निकल रही है, तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने चीन के साथ जो सीमा विवाद हुआ, गलवान में जो हमारे शहीद हुए लोग, हमारे जो सैनिक जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, वो मुद्दा, और कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार ने जो कुछ किया वो मुद्दा, वो शायद लोगों को बहुत प्रभावित नहीं कर पाया। और लोकल इश्यूज जो थे बिहार के, वो ज्यादा इस चुनाव में कारगर रहे। राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चले, 370 नहीं चला, कोरोना वायरस नहीं चला, गलवान और चीन नहीं चला, सुशांत सिंह राजपूत भी नहीं चला। इसका मतलब क्या चला होगा, तो अब आपको बताते हैं। इस सब के विपरीत तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने अलग मुद्दे उठाए। उन्होंने कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने युवाओं को नौकरी देने का मुद्दा उठाया। और अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो ये बात सभी नेताओं को साफ हो जानी चाहिए कि युवाओं की असली जरूरत क्या है, ये उन्होंने कहा। नीतीश कुमार को महिलाओं से मिलने वाले वोटों से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार में शराबबंदी करवाकर उन्होंने बिहार की महिलाओं का जीवन सुधार दिया। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिन घरों में युवा लोग या जिन घरों में मर्द बेरोजगार बैठे हैं, वहां की महिलाओं ने भी शायद रोजगार के मुद्दे पर ही वोट दिया होगा। यानी शराबबंदी तो ठीक है, लेकिन जब आदमी बेरोजगार होकर घर में बैठा है तो यह बात भी महिलाओं को चुभती है। चौथी बात यह है कि इन चुनावों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सोशल मीडिया पर तो हर रोज ट्रेंड कर रहा था और भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी हर रोज ट्रेंड कर रहा था। आपने देखा होगा, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से लेकर अब तक, जून से लेकर अब नवंबर आ गया, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब सुशांत सिंह सोशल मीडिया पर ट्रेंड ना किए हों। हर रोज उनके नाम पर ट्रेंड चलता है और ऐसा लगता है कि पूरा भारत सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी को सुलझाना चाहता है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता है। फिर आपने ये भी देखा होगा, लगातार सारे न्यूज चैनल्स पर सुशांत सिंह के अलावा कुछ नहीं चला कई महीनों तक। हर रोज प्राइम टाइम में आपको सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत, उसकी मौत के पीछे क्या गुत्थी है, क्या मिस्ट्री है, कौन उनकी मौत का जिम्मेदार है, सिर्फ यही महीनों तक न्यूज चैनल्स पर चलता रहा। बहुत सारे लोग तो हमें मिलते थे जो ये कहते थे कि भाई हर रोज सुशांत सिंह राजपूत देख देख कर हम परेशान हो चुके हैं, अब थक चुके हैं, कुछ और भी दिखाना शुरू कीजिए। क्या दुनिया में कोई और खबर नहीं है? आपको याद होगा, हमारे ही देश के न्यूज चैनल्स ने कोरोना वायरस पर कवरेज करनी बंद कर दी थी। जो हमारे प्रवासी मजदूर थे जो परेशानी से गुजर रहे थे, उसकी कोई कवरेज नहीं हुई। और उनका क्या, जो बेरोजगार हो गए थे उनका क्या होगा, वैक्सीन का क्या होगा, इसके बारे में मीडिया में बात होनी बंद हो गई थी। लेकिन इन चुनावों में, बिहार के चुनावों में, बहुत सारे पार्टियों को और नेताओं को यह लगा होगा कि यह मुद्दा बनेगा, लेकिन सुशांत सिंह का मुद्दा बिहार चुनाव में नहीं चला, और बावजूद इसके कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के ही थे। पांचवी बात यह है कि अगर कल तेजस्वी यादव और आरजेडी जीत जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि बिहार के लोगों ने लालू यादव और उनके परिवार के 15 साल के शासन और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भुला दिया है और उन्हें माफ कर दिया है। बड़ा दिल दिखा दिया है बिहार की जनता ने। छठी बात यह कि बिहार चुनाव के नतीजे जैसे भी आए, उनका असर अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा, और उनका नतीजा इस बात पर भी पड़ेगा कि देश में ओवरऑल जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव में जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लालू यादव के 31 साल के पुत्र तेजस्वी यादव, जो लालू के दोनों पुत्रों में सबसे छोटे हैं। खास बात यह है कि तेजस्वी यादव ने इस बार बिहार में एक दिन में 17 रैलियां करने का रिकॉर्ड बनाया, धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इन रैलियों में उन्होंने लंबे लंबे भाषण नहीं दिए। खास बात सुनिए। अब तेजस्वी यादव अलग कैसे दिख रहे हैं? पहली बात, लंबे भाषण नहीं देते, बिल्कुल T20 मैच के अंदाज में भाषण देते हैं। T20 वाली छोटी छोटी रैलियां करते हैं ताकि दिन में ज्यादा रैलियां कर सकें। बड़ी विशाल रैलियां नहीं करते और एक रैली में 2-2 घंटे नहीं लगाते। छोटे छोटे भाषण देते हैं, जनता से दो तरफा संवाद करने की कोशिश करते हैं और अपनी बात पर सीधे आ जाते हैं। बहुत घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधे जनता के पास आते हैं और कहते हैं कि वोट लेने आया हूं, वोट दोगे या वोट नहीं दोगे। उनसे जनता से ये पूछते हैं और जनता को क्यों वोट देना चाहिए तुरंत 5 मिनट में बता देते हैं और फिर जनता तभी फैसला कर लेती है कि वोट देना है या नहीं देना है। बाकी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आपने देखा होगा, वो लंबे लंबे भाषण दे रहे थे। पहले एक नेता आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। एक रैली एक 3 घंटे के फिल्म के शो की जैसे दिखने लगती है और उसमें नेता लंबे लंबे भाषण देते हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से होते हुए उसके बाद फिर लोकल मुद्दों पर आते हैं। तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया। तेजस्वी यादव क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और वो आईपीएल के पहले सीजन में दिल्ली की टीम से भी खेले हैं। हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने का तब मौका नहीं मिला था, लेकिन टीम के सदस्य वो थे, दिल्ली की टीम में वो शामिल थे, लेकिन फाइनल प्लेइंग 11 में नहीं आ पाए थे। लेकिन क्रिकेट खेलते हैं वो। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आईपीएल के अनुभवों को इन चुनावों में पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है और पूरा उनका जो पूरा मामला था वो आईपीएल के मैच जैसा था, जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरी खास बात यह कि तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में ना तो अपने पिता की तस्वीर का इस्तेमाल किया, लालू यादव की तस्वीर का इस्तेमाल, और ना ही ज्यादातर मौकों पर अपने पिता का कोई ज्यादा नाम लिया, ना उनका इस्तेमाल किया। शायद तेजस्वी ये समझ गए थे कि जो युवा पीढ़ी है उसे लालू यादव के शासन के दौरान हुए घोटालों, अपराध और भ्रष्टाचार के बारे में अब या तो पता नहीं होगा या याद नहीं होगा, और जिन लोगों ने वो दौर देखा है उन्हें इसकी याद ना ही दिलाई जाए तो अच्छा है। क्योंकि आप जानते हैं जो युवा हैं, क्योंकि 15 साल पहले लालू बाहर हो गए थे सत्ता से, तो जो आजकल के युवा हैं उन्हें पिछले 15 साल का उन्हें कुछ याद नहीं है, क्योंकि 15 साल में उन्होंने लालू को देखा नहीं। और 15 साल पहले जब लालू थे, उससे 15 साल पहले, तब तक जो आज का वोटर है वो या तो बहुत छोटा रहा होगा, उसे तब के बारे में कुछ याद नहीं है, और याद भी अगर उसने देखा भी होगा तो शायद भूल चुका होगा। और तेजस्वी ने बहुत स्मार्टली बिहार के वोटर्स को उस जमाने का कुछ याद दिलाने की कोशिश भी नहीं की, और वो जानते थे कि जो हमारा पास्ट है वो हमें बहुत ज्यादा वोट नहीं दिलवा सकता। इसलिए उन्हें स्पष्ट थे वो अपने दिमाग में कि उन्हें क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या बताना है और क्या छुपाना है, इसको लेकर उनके दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता थी। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट पोल पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते। और एक और बड़ी बात जो तेजस्वी यादव ने की है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक नहीं किया। उन्होंने कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत तौर पर अपने निशाने पर नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में अभी बिहार में कोई कमी नहीं आई है, वो आज भी बहुत लोकप्रिय है। तो आपने ये भी आपको देखना होगा कि जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, अब उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया था दिल्ली में, और अब तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं वोटर से कि केंद्र में आप प्रधानमंत्री मोदी को रखिए और राज्य में मुख्यमंत्री मुझे रखिए। केंद्र के लिए, भारत के लिए मोदी से बेहतर कोई नहीं है, और राज्य के लिए हमसे बेहतर कोई नहीं है, और हमारी मोदी से कोई लड़ाई नहीं, हमारी मोदी से कोई बैर नहीं। इसलिए तेजस्वी यादव की जो पूरी रणनीति थी वो वही थी कि मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश की खैर नहीं। ये फॉर्मूला लेकर वो चले, और लोगों को इस फॉर्मूले में शायद दम लगा होगा, ऐसा एग्जिट पोल कहते हैं। अब थोड़ा सा कुछ घंटों का इंतजार है, पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल सही है या गलत। अगर नीतीश कुमार वापस जीत गए, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन वापस आ गया, तो हमने जो सारी अभी आपके सामने विश्लेषण किया है, ये सारा विश्लेषण उल्टा पड़ जाएगा।
और फिर विश्लेषण क्या होगा? फिर विश्लेषण यह होगा कि ऐसा लगता है कि चीन विवाद चल गया। गलवान में जो कुछ हुआ, बिहार के लोगों ने उस पर वोट डाला, कश्मीर के 370 पर वोट डाला, और कोरोना वायरस पर मोदी सरकार ने जो शानदार काम किया है उस पर भी बिहार में वोट पड़े हैं। बिहार में लोकल इश्यूज पर वोट नहीं पड़े हैं, और बिहार में जो बेरोजगारी रही होगी या विकास के काम को लेकर लोगों की समस्या रही होगी या नौकरियां रही होंगी, उस पर वोट नहीं पड़े। लेकिन इन दोनों विश्लेषणों में कौन सा फिट बैठेगा, ये कल दोपहर तक आपको पता चल जाएगा। आपको फिर याद दिला दें, कल सुबह 6 बजे से जी न्यूज पर आप तेज नतीजे देख सकते हैं और सटीक विश्लेषण देख सकते हैं। और कल सुबह आप अपना अपॉइंटमेंट जी न्यूज के साथ तैयार रखिए। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी।
काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखे जलाने और पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लगाया गया है और आज रात 12 बजे से लेकर 30 नवंबर तक ये बैन लागू रहेगा। इसी महीने की 14 तारीख को दिवाली मनाई जाएगी। हालांकि देश के जिन शहरों में भी एयर क्वालिटी खराब या ज्यादा खराब है, वहां पटाखे जलाने पर बैन लग गया है। पटाखे बेचने और खरीदने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और पटाखे जलाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिवाली रोशनी और पटाखों का त्योहार है, लेकिन हम लोगों ने अपनी स्थिति ऐसी बना दी है कि अब त्योहार मनाने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो संभव है कि दिवाली में आप मिठाई के बदले ऑक्सीजन सिलेंडर्स का गिफ्ट एक दूसरे को देने लगेंगे आने वाले कुछ वर्षों में। आज दिल्ली के कुछ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 628 तक पहुंच गया है। मतलब यह प्रदूषण का बेहद खतरनाक स्तर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 50 तक होना चाहिए, क्योंकि 50 तक ही इसे स्वास्थ्य के लिए ठीक माना जाता है। सोचिए 50 होना चाहिए और पहुंच गया है 650। 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत खतरनाक माना जाता है। आपको जितनी स्वच्छ हवा में सांस लेनी चाहिए, यह हवा उससे 6 गुना ज्यादा प्रदूषित है। और मैं आपको मेरे तजुर्बे से बता सकता हूं, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था, इस समय मैं नोएडा के स्टूडियो में हूं और यकीन मानिए कि यहां सांस लेना मुश्किल है। डीएनए 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है और इस दौरान 1.5 घंटे आपके साथ बात करना, आपके साथ लगातार संवाद करना और बोलना, इस प्रदूषण की वजह से मुझे एकदम साफ पता चलता है कि आज हवा में कुछ खराबी है। और ये देखिए नोएडा की तस्वीर, इस समय जहां से हम ये न्यूज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आज हमारे ही दफ्तर के बाहर की तस्वीर है। आज नोएडा की ये तस्वीर देख लीजिए। सामने खड़ी हुई जो बिल्डिंग है, इतनी विशाल बिल्डिंग, वो भी आपको ठीक से नजर नहीं आएगी। और ये फॉग नहीं है, ये धुंध नहीं है, ये कोहरा नहीं है, ये प्रदूषण है। प्रदूषण की एक बहुत बड़ी चादर उसने शहर को घेर लिया है। और इन्हीं बिल्डिंग्स के बीच में हमारा जी न्यूज का स्टूडियो है और वहीं से इस समय मैं आपके साथ लाइव बात कर रहा हूं और आपको यह बता सकता हूं, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और इस हवा की वजह से पूरे शरीर को, चाहे कोई भी आपका अंग हो, उसके काम करने में बहुत तकलीफ होती है। और आपको यह समझ में आता है कि आसपास कुछ गड़बड़ है, जो कि आपको ऐसी फीलिंग देता है जैसे आप काफी बीमार हैं या आपको बात करने में परेशानी हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली के करीब हरियाणा के गुरुग्राम में भी आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 694 तक पहुंच गया। सोचिए 700 लगभग टच करने वाला है। देश में आज प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम पहले नंबर पर है। नोएडा में औसत इंडेक्स आज का जो है वो 600 के आसपास है। इस वक्त भी आप अपने मोबाइल फोन के वेदर ऐप में AQI चेक कर सकते हैं अपने इलाके की। हो सकता है आपको घर के अंदर बंद कमरे में भी सांस लेने में दिक्कत हो रही हो और उसकी वजह यही प्रदूषण है। अब आपको एनजीटी के आदेश की बड़ी बातें समझनी चाहिए। एनजीटी के मुताबिक पटाखों की बिक्री उन शहरों में भी प्रतिबंधित रहेगी जहां पिछले साल औसत एयर क्वालिटी खराब या उससे भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर थी। एनजीटी का आदेश दिल्ली और आसपास के 20 से ज्यादा जिलों में लागू होगा। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा है और इन शहरों में पटाखे जलाने पर बैन लग चुका है, जो इस समय शहर आपकी स्क्रीन पर है। अभी जिन शहरों की एयर क्वालिटी मॉडरेट या उससे बेहतर है, वहां पर ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई है। हालांकि यह छूट सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलेगी। मॉडरेट एयर क्वालिटी वाले शहरों में दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरु पर्व पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आप पटाखे जला पाएंगे।
इस समय देश में 122 शहर ऐसे हैं जहां की हवा की क्वालिटी खराब है, यानी इन शहरों पर एनजीटी का यह प्रतिबंध लागू रहेगा। 122 शहरों पर एनजीटी ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार के उस बयान का हवाला दिया जिसमें त्योहारों के दौरान दिल्ली में कोरोना के 15,000 नए मामले आने की आशंका जताई गई है, यानी हर रोज 15 मामले आएंगे अगर इस पर काबू नहीं पाया गया। आज ही दिल्ली में संक्रमण के 7,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और 24 घंटे में यह देश में किसी भी राज्य में आए सबसे ज्यादा मामले हैं, यानी दिल्ली में कोरोना की एक नई लहर अब शुरू हो गई है और 7,000 से ज्यादा मामले अब पिछले कई दिनों से हर रोज दिल्ली में आ रहे हैं और दिल्ली के लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम कोशिश करेंगे आपको तस्वीर दिखाएं। दिल्ली के लोग अब बाजारों में एक तरीके से आप सोच लीजिए टूट कर पड़े हैं। दिल्ली के बाजार इस वक्त लोगों से भरे हुए हैं, एक के बाद एक दिल्ली के बाजारों में आपको भीड़ मिलेगी। दिल्ली सहित देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण की एक बड़ी वजह है पराली। ये देखिए दिल्ली के बाजारों की कुछ तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं। दिल्ली में जो कोरोना की लहर नई आई है उसके पीछे ये कारण है। ये दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट है, बहुत मशहूर बाजार है दिल्ली का। वहां की तस्वीर आप देखिए। दिवाली से ठीक पहले लोग सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज आपको यहां नजर नहीं आएगी और मास्क भी कुछ लोगों ने पहने हैं और कुछ लोगों ने नहीं पहने हैं। ये तो देश की राजधानी दिल्ली का हाल है जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यहां के लोग न्यूज चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं है। ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। दिल्ली सहित देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण की एक बड़ी वजह है पराली। पिछले हफ्ते डीएनए में हमने आपको पंजाब से पराली जलाने की समस्या पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन आज आपको पराली की समस्या का प्रदूषण रहित समाधान भी देखना चाहिए। इसका समाधान क्या है, आज हम वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के लोग पिछले करीब एक हफ्ते से वायु प्रदूषण के जहर में जीने को मजबूर हैं। प्रदूषण भारत के लगभग सभी शहरों में मौजूद है और दिल्ली सहित देश के करोड़ों लोग आजकल स्वच्छ हवा में सांस लेने का सिर्फ सपना देख सकते हैं। इस प्रदूषण की एक वजह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में जलाई जाने वाली पराली भी है। हालांकि अब किसान पराली न जलाने के विकल्पों पर काम कर रहे हैं। जी न्यूज की मदद से आज आप भी पराली के प्रदूषण रहित समाधान को समझ सकते हैं। कैथल के फर्श माजरा गांव में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है ताकि पराली का प्रबंधन सही तरीके से किया जा सके और पराली का उपयोग आने वाले दिनों में एक बेहतर विकल्प के तौर पर किया जा सके। हरियाणा के कैथल का फर्श माजरा गांव इन दिनों किसानों के लिए एक आदर्श गांव बन चुका है। यहां पर पराली जलाए बिना अगली फसल के लिए खेत को तैयार किया जाता है और इससे प्रदूषण पर भी रोक लग गई है। यहाँ से इन्होंने फूस लेना शुरू कर दिया, जो हेयर रैक की हम इसको टैन बोलते हैं। जैसे ही टैन यहाँ से नीचे लगेगी, अभी आपके सामने देखना, जैसे इधर से इन्होंने टैन से उठाना शुरू कर दिया और उधर से इन्होंने लाइन में लेना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से हम एक पूरी लाइन बना देंगे। जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल कितनी अच्छी तरह से खेत की सफाई होगी। देश के किसानों के सामने इस सीजन में सबसे बड़ी चुनौती पराली का प्रबंधन है। कैथल के ये किसान इन चुनौतियों पर जीत का निश्चय कर चुके हैं। इसीलिए इन्होंने पराली जलाने के बदले पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया है। देश के दूसरे किसान भी अब कुछ ही घंटों में अपने खेत को तैयार कर सकते हैं। कैथल के किसान पराली प्रबंधन के लिए 3 प्रकार की आधुनिक मशीन का प्रयोग करते हैं। कटर मशीन, हे रैक मशीन, स्ट्रॉ बेलर मशीन। इन 3 मशीनों ने पराली प्रबंधन के लिए किसानों की जिंदगी बदल कर रख दी है। धान की फसल काटने के बाद जो अवशेष खेत में रह जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है। कटर पराली को काट देता है
लगभग 3-4 दिन पराली कटने के बाद सूखने के लिए खेत में छोड़ दी जाती है। उसके बाद हे रैक मशीन से पराली को एक लाइन में इकट्ठा किया जाता है। जब 1 एकड़ में मात्र 20 मिनट लगते हैं, अगर कुल प्रबंधन का समय देखेंगे, इसके बाद एक और मशीन चलाई जाती है, उसमें भी 20 मिनट का ही समय लगेगा, यानी कि 40 मिनट। इसे आप 1 घंटा भी मान लीजिए। 1 घंटे में 1 एकड़ खेत में पराली का प्रबंधन पूरी तरह से किया जा सकता है। हे रैक मशीन चलाने के बाद खेत इतना साफ हो जाता है कि इसके बाद किसान जुताई करके अगली फसल बो सकते हैं। हे रैक मशीन के बाद बारी आती है बेलर मशीन की। ये मशीन लाइन में इकट्ठी की गई पराली के ऊपर से चलती है। जैसे जैसे ये मशीन खेत में आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पराली के गट्ठर तैयार होते जाते हैं। पराली का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, देखिए ये बेलर मशीन है जो कि सबसे पहले हे रैक से जो लाइन बनाई गई थी उसमें से ये पूरे फसल को इस मशीन के अंदर ले जाया जा रहा है, जहां पर उसके बाद ये मशीन अंदर से ही प्रोसेस करके पराली का इस तरह से गट्ठर बना दे रही है जो कि पीछे से निकल रहा है। और देखिए इसमें खास बात क्या है कि धागे भी लगाए गए हैं। ये धागे बहुत मजबूत हैं और इस तरह का गट्ठर पूरी तरह से ये बेलर मशीन तैयार कर देता है। ये बेलर मशीन पराली को धागानुमा रस्सी में बांध देती है। खेत से पराली को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का काम भी कैथल के एक स्थानीय किसान करते हैं। इनके लिए अब ये पराली भी कमाई करने का जरिया बन चुकी है। पराली मशीन से जो गट्ठर तैयार किए गए हैं उन्हें कुछ इस तरह से ट्रॉलीज पर लोड किया जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉली लगी होती है और उसके बाद इनका भंडारण किया जाता है ताकि इन्हें सही जगह पर पहुंचाया जा सके। जिस तरह की डिमांड कंपनियों की तरफ से आती है उस तरह से उन्हें ये पराली मुहैया कराई जाती है। बहुत फायदेमंद है जी, बढ़िया जुगाड़ चल पड़े जी, बढ़िया पैसा बन लग गया जी। कैथल में किसान कुछ समितियों के साथ मिलकर इस पराली को अलग अलग उद्योगों तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पराली का इस्तेमाल बिजली, बायो सीएनजी और कागज बनाने के लिए भी किया जा रहा है। जो किसान जो बेलर मालिक है वो हमारे यहाँ एक सुखबीर एग्रो एनर्जी के नाम से प्लांट है और सैमसन पेपर मिल पेहवा के अंदर, गत्ता मिल के अंदर, इनके अंदर वो बेच के मुनाफा कमा रहे हैं। इससे अब तक कैथल में लगभग 40,000 एकड़ क्षेत्र की पराली को जलाने से बचाया जा चुका है। यहाँ के किसानों ने हरियाणा, पंजाब और देश के दूसरे किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की है। इनके मुताबिक पराली जलाने से न सिर्फ प्रदूषण फैलता है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर भी असर पड़ता है। जिसका आग लगाते हैं इसमें कीड़ा है वो खत्म हो जाता है, फिर क्या करेंगे? जमीन में तो कोई खत्म होगी जमीन तो सारी। आप कह रहे हैं कि आग लगाने से जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। हाँ जी, वो खत्म हो जाती है। मशीन वाला 1000 रुपए लेता है, 1000 रुपए मेरे सरकार के पुट्ठे देगी जी। हाँ जी, इसके लिए मैंने बहुत फायदा, बहुत लाभ है इसका माने जी। ऐसे ही हर किसान को करना चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं, प्रदूषण ना करना है। अब आपको पराली प्रबंधन का अर्थशास्त्र भी समझाते हैं। दरअसल इन 3 मशीनों से खेत की सफाई के लिए प्रति एकड़ 2 प्रकार के रेट तय किए गए हैं। अगर किसान अपनी पराली मशीन मालिक को देता है तो उसे 1000 रुपए प्रति एकड़ पराली प्रबंधन के लिए खर्च करने होते हैं। वहीं किसान अगर पराली अपने पास रखता है तो उसे 2500 रुपए प्रति एकड़ खर्च करने होते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन का खर्च 1000 रुपए प्रति एकड़ के तौर पर वापस करने की योजना भी शुरू की है। कैथल के फर्श माजरा गांव के किसान वीरेंद्र यादव ने ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर पराली प्रबंधन पर काम शुरू किया और पिछले 1 वर्ष में वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। की बार हमने 70,000 क्विंटल पराली अब की बार निकाल ली है, करीब 3,000 एकड़ से प्लस हो चुके हैं। और पिछले साल हमने करीब 45,000 क्विंटल करीब पिछले साल हमने काम किया था। तो टोटल मान के चले हम 1,10,000 क्विंटल से ऊपर और मोटा मोटी में चलें तो 1.5 करोड़ रुपए के बिजनेस हम कर चुके हैं। प्रदूषण रोकने के लिए नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसान पराली जलाता है तो उस पर 2500 रुपए प्रति एकड़ जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में किसान को नई तकनीक ज्यादा पसंद आ रही है। किसान अपनी मेहनत के साथ साथ पर्यावरण के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं और ग्रामीण भारत से ही देश के दूसरे शहरों की हवा को प्रदूषण से बचा रहे हैं। अब देश के अन्य किसान भी कैथल के किसानों से जरूर सीखेंगे और साथ ही साथ सरकारों को भी किसान के मदद के लिए आगे आना चाहिए ताकि किसानों का फायदा हो सके। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कैथल, हरियाणा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी तो जरूर होगी कि असली जो भारत है
वो गांवों में बसता है। लेकिन मीडिया अब सिर्फ शहरों से रिपोर्टिंग करता है, गांवों से रिपोर्टिंग बिल्कुल बंद हो गई है। और अब इस समय भी हमारी जी न्यूज़ की बहुत सारी टीम ऐसी हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों के गांवों में इस समय मौजूद हैं और हम गांवों से खास तौर पर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार करवा रहे हैं और धीरे धीरे आपको ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने नया प्रयास किया है आप इसे पसंद करेंगे और आप इसमें हमारा साथ भी जरूर देंगे। अब आज का सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने कभी ना कभी ये गीत जरूर सुना होगा, गुनगुनाया भी होगा। आज आपको ये बताना है कि ये गीत किसने लिखा था। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर।
जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं?
तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार,
दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। देश में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान देने वाले डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे का निधन आज ही के दिन वर्ष 1962 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1896 में महिलाओं के लिए एक स्कूल की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने पुणे में पहली महिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और इसका नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ है। परोपकारी व्यक्तित्व के कारण डॉक्टर कर्वे को महर्षि कर्वे भी कहा जाता था। वर्ष 1891 से 1914 तक वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के अध्यापक रहे। वर्ष 1958 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1877 में आज ही के दिन मशहूर कवि और शायर मोहम्मद इकबाल का जन्म हुआ था। उर्दू और फारसी में इकबाल की शायरी को आधुनिक दौर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत आपने कभी न कभी सुना होगा, गाया भी होगा। इकबाल का लिखा ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का प्रतीक बन गया था और इस गीत को तराना-ए हिंदी के नाम से वर्ष 1924 में प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1922 में अंग्रेजी हुकूमत ने मोहम्मद इकबाल को नाइटहुड की उपाधि दी थी। वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये उपाधि स्वीकार करने पर इकबाल की काफी आलोचना हुई थी। इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वर्ष 2011 में आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना का अमेरिका में निधन हुआ था। डॉक्टर खुराना को बायोटेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। वो पढ़ाई में इतने मेधावी थे कि मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक स्कॉलरशिप दी गई। इसके बाद वर्ष 1952 से 1960 तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में रहे और वहां उन्होंने एक रिसर्च किया, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1968 में 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1972 में डॉक्टर खुराना ने दुनिया के पहले आर्टिफिशियल जीन का निर्माण किया था और वर्ष 1987 में उन्हें अमेरिका की सरकार ने नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया था। वर्ष 1921 में आज ही के दिन मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। फिजिक्स में अपना अनमोल योगदान देने के लिए आइंस्टाइन को दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान के तमाम सिद्धांतों का आधार मानी जाती है। आइंस्टाइन का कहना था कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा ना पैदा होती है और ना खत्म की जा सकती है, ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है। खास बात यह है कि 4 वर्ष की उम्र तक आइंस्टाइन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने हर मुश्किल को जीता और 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक बन गए। और वर्ष 1989 में आज के दिन पूर्वी जर्मनी ने
बर्लिन की दीवार के चेक पॉइंट्स खोल दिए थे और नागरिकों को इस दीवार को पार करने की इजाजत मिल गई थी। जर्मनी का विभाजन करने वाली यह दीवार 1961 में बनाई गई थी और यह भी माना जाता है कि 1989 में आज ही के दिन पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच खड़ी इस दीवार को तोड़ने की भी शुरुआत हुई थी। इस दीवार के टूटने के साथ ही 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विलय कर दिया गया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और जीवन में अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि आप बड़े से बड़ा त्याग कर सकें और इतने शक्तिशाली बने कि जिस चीज के आप हकदार हैं, जिस चीज के आप योग्य हैं, उसे हर कीमत पर हासिल भी कर सकें। नमस्कार।